कोई जवाज़ ही नहीं बनता कि अब इनको एक मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर, यानी फाइनेंस मिनिस्टर का मतलब पाकिस्तान के माशी फैसले कर रहे हैं, लेकिन अब तो इनके ऊपर जो रेफरेंसेस चली गई हैं नैब की, इनको फौरी तौर पर रिज़ाइन करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई के फैसला जिसका तनाज़ में नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म के ओहदे से नाअहल करार दे दिया गया था, वहीं पर नैब को भी चंद एक हिदायत जारी की गई थी। उसमें क्या था कि रेफरेंसेस दायर होंगे शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर से जिस अंदाज में बताया गया था कि जो एवन फील्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं, एक रेफरेंस तो उससे मुतालिक होगा फ्लैट 16, 16A, 17 एंड 17A के हवाले से, और इसके अलावा अजीज़िया स्टील मिल और हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी रेफरेंसेस दायर होने थे। तो आज बहरहाल नैब का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका इजलास हुआ है, और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ 3 रेफरेंसेस और एक जो है वो इसहाक डार के ख़िलाफ़ भी उसकी मंजूरी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते का वक्त दिया था और ये डेडलाइन मीट करने को कहा गया था, और अब ये रेफरेंसेस जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ अगर हम देखें कि जो चेयरमैन नैब हैं उनके तरफ से चंद एक रिकमेंडेशंस जो प्रोविंशियल चीफ्स की तरफ से आई थी, रीजनल चीफ्स की तरफ से आई थी, उनको भी जो है वो मुस्तरद किया गया था। मिसाल के तौर पे जो पिंडी और लाहौर के रीजनल चीफ हैं, नैब के जो चीफ हैं, उन्होंने ये बात की थी कि एक तो इनके एसेट्स जो हैं वो फ्रीज़ कर देने चाहिए, और साथ ही साथ ECL पर भी नाम होना चाहिए, ये भी रिकमेंडेशन आई थी। लेकिन चेयरमैन नैब ने इन तजावीज़ को जो है वो मुस्तरद करार दे दिया था। अब देखना यह है कि ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये किस तरीके से अमल में लाया जाता है। रेफरेंसेस दायर होते हैं तो वो किस हद तक उनमें क्या होता है, वो वीक होते हैं या वाकई में वो तमाम हिदायत जो सुप्रीम कोर्ट की थी, जिस अंदाज में भी कहा गया था कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी हो चुकी है, जो GIT की तरफ से की गई है, उसको भी इसके अंदर शामिल किया गए जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो नैब ने खुद एक वहाँ पर मौक़िफ़ अपनाया था कि हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से भी उसको दोबारा खोलने की दरख्वास्त दी जाएगी, वो सरफ़ नज़र क्यों की जा रही है, या अपनी बात से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की गई थी उससे क्यों मुकरा जा रहा है? क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से जो नैब का मौक़िफ़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में वाज़ेह हिदायत नहीं है, या अनक्लियर मामला है, या जो लाहौर हाई कोर्ट का भी डिसीजन है उसको जो चैलेंज करने की या उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर करने की बात की गई थी, तो वो भी आज तक हमारे सामने क्यों नहीं आ रही है। जब हम इदारों की बात करते हैं कि इदारे मजबूत होंगे, क्योंकि नैब का वो इदारा है जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये रिमार्क्स दिए थे कि नैब हमारे सामने वफात पा चुका है। फिर साथ ही साथ एक और केस के अंदर हम अगर सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर जजेस की बात करें, और यहाँ पर अगर मैं जिक्र करूँ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, तो उन्होंने ये कहा है कि नैब करप्शन का सहूलतकार बन चुका है और इसने करप्शन मुकदमात को मजाक बना रखा है, और साथ ही साथ ये भी कि नैब हुकाम खुद को भी इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से नहीं रोक पा रहे। ये तमाम चीज़ें भी आज के प्रोग्राम में जिक्र इनका होगा, और साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि कल जो यौम दिफ़ाए पाकिस्तान की तकरीब थी रावलपिंडी में GHQ में, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उससे ख़िताब किया, जहाँ पर उनका ये बड़ा एक पॉजिटिव और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दुनिया को गया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी कुर्बानियाँ हैं, जो काविशें हैं, वो पहुँचाई हैं। वहीं पर उन्होंने कौमी इदारों के हवाले से भी एक बात की है जो काफ़ी अहम है। क्या कहा, ये सुनिएगा। हम तमाम मुतलका कौमी इदारों को मुकम्मल इनपुट फराम कर रहे हैं। इदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। पाकिस्तान में आइनी, कानूनी और जमहूरी रवायात की मजबूती हम सब की मजबूती है। ये हमारी आने वाली नस्लों का हम पर हक है कि हम उनको दहशतगर्दी, करप्शन और बदअमनी से पाक एक नॉर्मल पाकिस्तान दें। इदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा, और यही तमाम मैसेज हमने पनामा केस की हेयरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस साहिबान की तरफ से भी देखे थे। तो क्या वाकई हम अपने इदारों को खुद ही मजबूत नहीं कर रहे हैं? नैब की अगर हम बात करें तो ये जो एक जुमला था आर्मी चीफ का कि दहशतगर्दी से पाक और साथ ही साथ करप्शन फ्री पाकिस्तान हमने अपनी अगली नस्ल को देना है, तो करप्शन के हवाले से जब एहतसाब का जिक्र होता है और नैब का जिक्र होता है, तो क्या वाकई हम वो तमाम रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि जिन पर अमल पैरा होकर हम अपनी आने वाली नौजवान नस्ल को
एक वाकई में करप्शन फ्री पाकिस्तान दे पाएंगे। और ये जो आज का नैब का मामला है और इसमें जो चीज़ें जो अंडरटेकिंग थी नैब की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस पर अमल दरामद का ना होना ये किस अंदाज में लेना चाहिए, इस पर बात करेंगे। लाहौर में मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, एनालिस्ट हैं और फॉर्मर डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन हैं नैब के। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। इमरान इस्माइल साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी देर में महरीन अनवर राजा साहबा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें ज्वाइन करेंगी। ब्रिगेडियर साहब आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि जिन रेफरेंसेस की मंजूरी आज दे दी नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने, उसको अपनी जगह पे रखें, लेकिन साथ ही साथ जो इनकी खुद की अंडरटेकिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट में इनकी तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया था हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से लेकर, क्योंकि वो बड़ा अहम मामला है, बड़ा अहम रेफरेंस है, उस हवाले से आज भी कोई वाज़े अहकामात, कोई वाज़े मौक़िफ़ जो है वो चेयरमैन नैब की तरफ से या किसी और ऑफिशियल की तरफ से नहीं आया है। तो क्या वाकई जो मौक़िफ़ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया ये उससे हटना, पीछे हटना, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया साजिद साहिबा। देखिए, हमें एक बुनियादी चीज़ को समझना चाहिए कि ये चेयरमैन नैब के बारे में एक बड़ा क्लियर इम्प्रेशन है हमारे तमाम लोगों के ज़हन में कि ये क्योंकि नवाज शरीफ के ख़ास अपॉइंटी हैं, और ठीक है लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन के मुशावरत से इनको अपॉइंट किया गया, लेकिन ये हमेशा प्रो नवाज शरीफ समझे जाते रहे। और जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो ये बड़ा कहा जाता था कि पता नहीं ये रेफरेंसेस दायर करते भी हैं या नहीं, लेकिन वो तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इतना प्रेशर था, ऑर्डर्स थे, वो डिफाइन नहीं कर सकते थे, मीडिया का इतना प्रेशर था, और फिर ये नहीं चाहते थे कि अगर उन्होंने रेफरेंसेस लेट कर दिए तो फिर तो बात बहुत ही यहाँ हो जाती है कि जनाब ये आउट होते हुए जाके नवाज शरीफ साहब को फेवर कर रहे हैं, उनकी फैमिली को। लेकिन वो तो चले हो गया। हुदैबिया केस में तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये मामलात को डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि इनके 1 महीना और टाइम रह गया है, कोई ना कोई तरीका निकाला जाए, कोई हीले बहाने, ये वो कोई लीगल तरीके। देखे ना, इनके जो प्रोसिक्यूशन के जो लोग हैं वो कोई ना कोई तरीके निकाल सकते हैं, लीगल आर्गूमेंट कि सर ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो ये नहीं हो सकता, अगर हम ये करेंगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो ये मेरा ख्याल है ये उस प्रोसेस में है। इन्होंने 6 हफ्ते तो गुजार दिए इस तरह, अब आगे 4-5 हफ्ते इनके अपने रह गए। मेरा ख्याल इनकी कोशिश ये होगी कि ये सुप्रीम कोर्ट को कोई एक इंटरिम जवाब देंगे कि जनाब इसमें ये मुश्किलात हैं, जब तक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है वो नहीं क्वाश होता, फलान नहीं होता, तो देखिए हम ये कैसे अपील जो है दायर कर सकते हैं। उस पे भी ब्रिगेडियर साहब लाहौर हाई फैसले के खिलाफ भी तो अपील दायर नहीं की ना, और इनके खुद के जो एक्टिंग प्रोसिक्यूटर जनरल अकबर तारिक साहब हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात की थी कि हम ये रेफरेंस फाइल करेंगे, हम अपील दायर करेंगे हुदैबिया पेपर मिल्स के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। वो भी हमें नजर नहीं आ रहा। तो इस पर भी तो सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो एक्शन ले सकता है, क्योंकि आप जिस तरह खुद कह रहे हैं कि वो डिफाई कर रहे हैं और अपनी ही अंडरटेकिंग से पीछे हट रहे हैं। अब देखें ना, उनको मालूम है कि हुदैबिया केस के अंदर फिर ये शरीफ फैमिली और बड़ी बुरी तरह जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगी, फंस जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये इनके ज़हन में ये है कि जी रेफरेंसेस दायर कर दो। हुदैबिया केस में आफ्टर ऑल देखे ना, इन्होंने भी कोई ना कोई तो अब उनके साथ करना है, उनको फैसिलिटेट करना है। तो मे भी इनकी कोशिश होगी कि इसको 4-5 हफ्ते लटकाओ, हम चुप करके निकल जाएं, बाद में देखते हैं जो ये करते रहेंगे नैब वाले, अगला चेयरमैन आएगा वो देखेगा। तो मेरा ख्याल इस पर सुप्रीम कोर्ट को सितंबर के महीने में जो मॉनिटरिंग जज साहब हैं, अब उनको बाकायदा चेयरमैन नैब को इनके प्रोसिक्यूटर जनरल जो है, अब उनको बुला के उनसे पूरी बातचीत करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को क्यों डिफाई किया गया है। क्या 2 पेज की पिटीशन डालनी है, एक एप्लीकेशन डालनी है टू द सुप्रीम कोर्ट की हमें इजाज़त दी जाए कि हम इस केस को रीओपन करें और आगे मामलात को लेकर चलें कानून के मुताबिक, नैब के कानून के मुताबिक। लेकिन ये मेरा ख्याल अभी इनका मूड इस तरह नहीं लग रहा और ये मामले को डिले करना चाहते हैं। जहाँ तक रेफरेंसेस का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ, देखें जो मेन एसेट्स वो जो लंदन फ्लैट्स वाला केस है वो डीजी नैब लाहौर के पास है, और जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि डीजी नैब लाहौर की रेपुटेशन नहायत ईमानदार अफसर है और वो बिल्कुल बुक के मुताबिक जाएगा। बल्कि जैसे अभी आपने कहा, ये डीजी नैब लाहौर की तरफ से हमने भी ये सुना था और ये बात सही है कि उन्होंने कहा था कि जनाब इन लोगों को ईसीएल पर डाला जाए, इनके जो एसेट्स और उनके अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज किया जाए। बिल्कुल, ये डीजी नैब लाहौर ने भी और रावलपिंडी ने भी कहा था, दोनों की तरफ से रिकमेंडेशंस आई थी
कि हसन हुसैन और डार साहब जो हैं वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर होने चाहिए और इनके एसेट्स जो हैं वो भी फ्रीज करने चाहिए, शरीफ फैमिली के और डार साहब के भी। लेकिन चेयरमैन नैब ने ये रिकमेंडेशंस जो हैं वो मुस्तरद कर दी थी। आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से वापस आते हैं। महरीन समय ज्वाइन कर चुकी हैं। विल बी टॉकिंग टू हर एंड इमरान इस्माइल आल्सो आफ्टर। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इमरान इस्माइल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा इस पे की है और इसहाक डार साहब से फौरी इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया है, क्योंकि अब ये रेफरेंसेस एक तो उनके ख़िलाफ़ है और 3 जो हैं वो शरीफ ख़ानदान के भी ख़िलाफ़ हमारे सामने आ रहे हैं जो दायर कर रहा है नैब। कल जो आर्मी चीफ का बयान था, जो हम अभी बात भी कर रहे थे कि इदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा, और इस अहम इदारे की नैब की जिसके हवाले से आप लोगों ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी बहुत ज़्यादा बात की। इनफैक्ट जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो आपको याद होगा कि उन्होंने भी नैब के ख़िलाफ़ बात की थी कि जी ये लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं, काम नहीं करने देते हैं, ये तमाम चीज़ें। सो अगर इस केस में भी अपनी ही बात पर जो सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से, उससे पीछे हट जाएगा नैब या चेयरमैन नैब, वो तमाम चीज़ें नहीं करेंगे जो रीजनल चीफ्स की रिकमेंडेशंस हैं, जो उन्होंने समझा कि इस मामले में ज़रूरी हैं, तो किस तरीके से फिर हम करप्शन फ्री पाकिस्तान की तरफ जाएंगे जो आर्मी चीफ ने कल कहा है? शुक्रिया सादिया। देखिए, बात यह है कि अगर हम नैब की बात करते हैं तो नैब के चेयरमैन तो इस्तेकाक ही खो चुके हैं वो चेयरमैन रहने का। उनके अगर थोड़ा बहुत वो अपने अंदर कोई करेज पाते तो उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था उसी वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने नैब जैसे इदारे के ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़ी थी। उसके बाद वो कंटिन्यू करते गए और वो अपनी वफादारियाँ नवाज शरीफ के साहब के साथ दिखाना उन्होंने शुरू किया कि वो तो कंटिन्यू उसको कर रहे थे अपनी वफादारियों को। नवाज शरीफ साहब को सिलेक्टिव जस्टिस पसंद है। वो अगर नैब सिंध में एक्टिव हो उन्हें बहुत मज़ा आता है, नैब KPK में एक्टिव हो बड़ा अच्छा लगता है उनको, लेकिन जैसी नैब पंजाब की तरफ रुख करती है तो उन्होंने ये जो उन्होंने सख्त अल्फाज कहे थे नैब को, ये उन्होंने उस वक्त कहे थे जब नैब पंजाब हुकूमत के ऊपर हाथ डालना शुरू कर रही थी। तब उन्होंने नैब को कहा, वार्न किया था कि जी इधर ना आना। उन्होंने ये लफ्ज़ कहा था कि जी इधर ना आना, यहाँ आपका कोई काम नहीं है, आप उधर जाएं जाके काम करें। यानी एक पूरे मुल्क में निज़ाम यकसा नहीं हो सकता, जो नवाज शरीफ से चाहें उस तरह की जस्टिस नहीं हो सकती। मैं अभी ये देख रहा हूँ कि जो रेफरेंसेस नवाज शरीफ साहब के या उनकी फैमिली के ऊपर या उनके दोस्तों के ऊपर आ रहे हैं, ये रेफरेंसेस तो पहले भी इसहाक डार साहब को मेरा ख्याल है कि अव्वल तो उनको वजारत लेनी नहीं चाहिए थी, बनती नहीं थी, क्योंकि उनका नाम उसी फहरिस्त में शामिल था जो नवाज शरीफ साहब के साथ थी। उसके बाद अब वो उनका इस्तीफ़ा क्या, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की फैमिली यानी जैसे एक आम आदमी के साथ पाकिस्तान में होता है ना, यानी अगर मेरा होता या ये फारूक हमीद साहब का कोई मामला होता तो नैब ने इस वक्त हमें डालना था ECL के ऊपर और उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने थे और उन्होंने ये बड़ा स्कैम बना के पेश करना था कि जी हमने ये कर दिया है और लिहाजा अब ये आदमी अंडर कस्टडी है। तो जब तक फारूक हमीद साहब या इमरान इस्माइल साहब, या तो नैब, दो तरीके हैं, नैब तो ब्रोकर बन गया ना, नैब तो जो हम प्लॉट खरीदते हैं बीच में एक ब्रोकर होता है जो डील कराता है वो है नैब। यही मैं बात कर रही हूँ कि वो पिंडी और 2 अरब रुपए का नुकसान है। ने कहा भी कि जनाब ये होना चाहिए, ECL भी, एसेट्स भी फ्रीज हों, लेकिन चेयरमैन साहब ने मुस्तरद कर दी तजावीज़, नहीं मानी। जी मैंने आपसे अर्ज किया ना, चेयरमैन साहब बायस्ड हैं, इंतहाई माजरत के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने आप को नवाज शरीफ का ज़ाती मुलाजिम समझते हैं। वो स्टेट को सर्व नहीं कर रहा है, वो इस वक्त नवाज शरीफ एंड फैमिली को सर्व कर रहे हैं और किसी को सर्व नहीं कर रहे हैं। वो मैं बड़ी करेजस बात है लाहौर के चेयरमैन नैब की कि उन्होंने लाहौर बैठे हुए प्रेशर ना लेते हुए उन्होंने ये बात की कि जी उनको ECL पे डालना चाहिए। इट नीड्स करेज, जहाँ पे हुकूमत हो, बदमाशी चल रही हो, नैब का चेयरमैन उनके साथ लगा हुआ हो, उधर वो बात करे, तो मैं आई वांट टू गिव फुल मार्क्स टू हिम। और इमरान साहब ये बड़ा रेयर है कि मेरीन साहिबा, मैं
कि रीजनल नैब के अगर डीजी रिकमेंड जी, करे फारूक साहब। ईसीएल पे या एसेट्स फ्रीज करना, अकाउंट्स फ्रीज करना, और चेयरमैन नैब वो रिकमेंडेशन ना माने, ये भी हाँ। असूलन गलत बात है। ये क्लियरली वाकई जो इमरान मैं साहब इस कह पे रहे भी हैं, मैं show फारूक करता साहब है आपकी कि तरफ there's a दोबारा आऊंगी, मैं आपसे तफसील में जानूंगी, क्योंकि आप खुद भी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन नैब रह चुके हैं, तो वो जो तरीका कार होता है मैं उस पर भी आऊंगी। लेकिन पहले मैं मेहरीन साहिबा का भी मौकफ ले लूं। मेहरीन साहिबा, ये जो नैब के हवाले से अब खुद मैं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को यहाँ पर कोट कर रही थी कि वो कहते हैं कि नैब करप्शन का सहूलत कार बन चुका है, उसने करप्शन मुकदमात को जो है वो मजाक बनाकर रख लिया है, और नैब हुकाम खुद भी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं। और ये जो मामला है आज रेफरेंसेस दायर करने वाला, इसमें हुदैबिया का कहीं जिक्र ही नहीं है। उस पे कहते हैं जनाब वी हैव सॉट लीगल असिस्टेंस, हम काम इस पे कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनक्लियर है। तो आपको लगता है कि वाकई में चाहते ही नहीं है, या फिर कोई लीगल हर्डल्स आड़े हैं इस मामले के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, मुझे ये बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करने की एक नापाक कोशिश की जा रही है, और ये नापाक कोशिश जो भी कर रहा है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। ये समझने की बहुत ज़रूरत है। ये जो क्रिटिसिज्म आज हम कर रहे हैं, ये क्रिटिसिज्म को अगर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इदारा ले और उसके मुताबिक वो चले, क्योंकि ये आईनी इदारे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, और इन इदारों को बनाने के लिए कौम का एक असासा लगा हुआ है, कौम की एक उम्मीद लगी हुई है। तो मैं समझती हूँ कि जो चेयरमैन है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को रूल की बुक्स के मुताबिक चलाए। जो ऑप्शंस मौजूद हैं पिटिशनर्स के पास या रिस्पोंडेंट्स के पास, वो ज़रूर दिए जाएं, जो टाइम लिमिट्स हैं वो ज़रूर दी जाएं, मगर अनड्यू जब आप फेवर देंगे तो सवाल उठेंगे, और सवाल जब उठेंगे उनके जवाबात आपके पास होंगे नहीं। और मैं समझती हूँ कि चेयरमैन नैब एक ऑनरेबल शख्सियत हैं, एक अच्छे इंसान हैं, मगर उनको जो अपना जो वर्किंग है, जो इंस्टीट्यूशन की वर्किंग है, उसके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, लाहौर के जो डीजी हैं उन्होंने एक रिकमेंडेशन भेजी, उसके बाद रावलपिंडी के जो डीजी हैं उन्होंने एक रिकमेंडेशन भेजी, उसको किस पैराए में लिया गया, उसको क्या वज़न दिया गया। उसके बाद ये भी देखना बहुत ज़रूरी होगा कि अगर हाई कोर्ट में एक फ़ैसला आया तो उस फैसले के बारे में क्या किया गया। देखिए, मैं टेक्निकलिटीज़ में अगर जाऊंगी तो एक बहुत लंबी बात हो जाएगी, उसके लिए आपको एक अलग प्रोग्राम करना होगा। फारूक साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये भी नैब की का जो सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। देखिए, वंस फॉर ऑल पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस और उनके ऊपर जो चीफ बैठे हुए हैं उनको फैसला करना पड़ेगा कि वंस फॉर ऑल फैसला कर लें कि आपने पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना है। देखिए, पार्लियामेंट ने, आइन ने या मेंबरान ने ये इदारे बना दिए हैं। आपको अगर पार्लियामेंट ने चूज़ किया है, मेंबर ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन ने और लीडर ऑफ द हाउस ने, तो इसका मतलब ये है कोई क्रेडिबिलिटी से चूज़ किया है। अब वो तो ये नहीं समझते थे कि वो ऐसे फैसले करेंगे या इस नहज पे वो चले जाएंगे। मैं समझती हूँ कि आज नैब पे एक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी इन केसेस के हवाले से ज़रूर है, मगर नैब पे जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान का एक जिम्मेदार इंस्टीट्यूशन है। जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो ज़रूर अप्लाई करे, मगर उससे ज़्यादा फेवर देने की जब कोशिश करेंगे तो वो मुश्किल होगा। मैं तो समझती हूँ सादिया, बिल्कुल ठीक है, वो आपको लग रहा है कि फेवर देने की कोशिश, आपने भी बात की है, इमरान साहब ने भी इशारा किया है कि जब नैब ने रुख पंजाब का किया तो वहाँ पर नवाज शरीफ साहब के, परवेज़ रशीद साहब के बयानात हमें नैब के हवाले से, नैब के ख़िलाफ़ जो हैं वो सुनने को मिले। मैं ज़रा ब्रिगेडियर साहब आपसे जो बात करना चाह रही थी, एक तो ऑब्वियसली हमें ये देखने को अभी मिलेगा, अभी हमारे सामने नहीं है कि वो रेफरेंसेस का जो खदोखाल हैं वो क्या होते हैं, वो कितने तगड़े रेफरेंसेस बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, आया वाकई में जो अहकामात हैं 100% उनको सामने रखा गया है या नहीं। और साथ ही साथ ये जो मेरा सवाल था कि आप क्योंकि ख़ुद नैब में सर्व कर चुके हैं, लाहौर का और पिंडी का जो आपका ब्यूरो रीजनल चीफ है वो ये बात कर रहा है कि जनाब इनके नाम ECL में डालें, इनके एसेट्स जो हैं वो फ्रीज़ करें, और रिकमेंडेशंस को मुस्तरद कर दिया जाता है। तो क्या तरीका क्या है, क्या वाकई उसको वेटेज जिस तरह से नहीं दी जाती अगर 2 DGs जो हैं रिकमेंड कर रहे हैं? देखिए, जैसे पहले मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि बिल्कुल ये तो उनके एक किस्म के फॉर्मेशन कमांडर्स हैं, रीजनल नैब कमांडर्स जो हैं, इनकी रिकमेंडेशन की तो बड़ी वेटेज होती है।
और असूलन तो चेयरमैन नैब को उनकी रिकमेंडेशंस को बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। अब देखें ना, इसहाक डार साहब का आप केस ले लें। इसहाक डार साहब जो हैं, एक तो पहले बिल्कुल हम इमरान खान साहब की रिकमेंडेशन को सपोर्ट करते हैं, जो उन्होंने रिकमेंडेशन उन्होंने जो डिमांड किया है कि शुड स्टेप डाउन। उसकी वजह यह है कि देखें, उनको इसहाक डार साहब को ECL पर डालना इसलिए ज़रूरी है कि उनके जो एसेट्स वाला जो केस है वो इन्वॉल्व करता है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस विद द UAE गवर्नमेंट। और आपको मालूम है कि उनके बल्क ऑफ जो एसेट्स हैं, जिस पे तमाम स्टोरीज हम सुनते रहते हैं, वो दुबई में उनकी फैमिली में वगैरह वगैरह। तो लिहाजा उनका जाना, उन चीज़ों को मैनिपुलेट करना विद द UAE गवर्नमेंट, उनके जो वहाँ पे लोग हैं, फिर यहाँ पे अब वो रहते हैं अपना अपॉइंटमेंट पे एज मिनिस्टर, तो फिर स्टेट बैंक उनके अंडर है, ये तमाम बाकी जो नेशनल बैंक फाइनेंशियल इदारे SCP उनके अंडर हैं, तो वो बहुत कुछ मैनिपुलेट कर सकेंगे, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकेंगे। तो लिहाजा जस्टिस डिमांड्स के इसहाक डार साहब जो है, ही शुड रिजाइन एंड ही शुड गो, ताकि उनको ECL पर डाल के उनके एसेट, बैंक अकाउंट, उनकी फैमिली के जो सारी इंफॉर्मेशन नैब के पास आ गई है वो उसको फ्रीज करें। मैं जहाँ तक DG नैब लाहौर का है, देखें ये वाकई उनका एक बड़ा जुर्मंदाना उन्होंने ये बात की इस एनवायरनमेंट में कि उन्होंने ये तमाम चीज़ें रिकमेंड की हैं। और DG नैब रावलपिंडी ने, हमारी खबर ये है कि खासकर वो जो रेफरेंसेस की आपने बात की है कि देखिए वो रेफरेंसेस आर बेस्ड ऑन दी वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन द GIT। अब लाहौर का तो मैं समझता हूँ कि मैं इनकी रेपुटेशन है DG नैब लाहौर की कि ये एक ईमानदार, अपराइट और अच्छे अफसर हैं। आई एम श्योर कि इनके जो रेफरेंसेस हैं उसमें जो GIT का मवाद है प्लस एडिशनल जो उनके पास है वो तमाम होगा और ये स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस होंगे। लेकिन DG नैब रावलपिंडी के बारे में हमारे पास जब भी कभी कोई रिपोर्ट आई है, जो हमारे दोस्तों ने बताया, वो रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है। उनका भी कोई लिंक और ये तमाम चीज़ें बताई जाती हैं विद द चेयरमैन नैब एंड ऑब्वियसली विद द शरीफ फैमिली जो इनडायरेक्टली बनता है। और वो आए हैं FBR से, डेपुटेशन पे आए हैं, वो तो हार्डकोर नैब के अफसर भी नहीं है। तो लिहाजा उनके ये रेफरेंसेस कितने स्ट्रॉन्ग होंगे वी डू नॉट नो, वो तो आने वाले दिनों में पता लग जाएंगे, क्योंकि कोशिश यहाँ पे ये शायद कुछ लोगों की होगी DG नैब पिंडी के हवाले से यू नॉट श्योर, बट आप कह रहे हैं कि जनाब जो DG नैब लाहौर हैं उनके हवाले से आप ये कह सकते हैं कि उनके बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस जो है उनकी तरफ से आया होगा। और ये रिकमेंडेशंस आप क्योंकि नैब में खुद रह चुके हैं, आप कह रहे हैं कि एक्सेप्ट हो जानी चाहिए थी, चेयरमैन नैब को ये तजावीज़ मुस्तरद नहीं करनी चाहिए थी। आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो DG नैब बलूचिस्तान इरफान मंगी साहब के हवाले से, जो कि GIT में अहम रुकन भी थे, जो अदालत उज़्मा ने उन पर बरहमी का इजहार किया है और उस हवाले से जो रिमार्क्स आए हैं, ज़रा अपने मेहमानों की राय उस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक, यू वाचिंग 92@8 विद सादिया अफजाल। हम बात कर रहे हैं नैब के हवाले से, जो कि आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास भी हुआ है और 4 रेफरेंसेस की मंजूरी दे दी गई है डार साहब के खिलाफ और शरीफ खानदान के मेंबरान के खिलाफ। बैरिस्टर फरोग नसीम साहब सीनियर आइनी और कानूनी माहिर हैं, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी राय चाहूँगी कि जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस एक मामले पर अभी तक नैब का, उसको सामने रखते हुए ये जो रेफरेंसेस तैयार किए गए हैं, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो वाज़ेह हिदायत थी उन तमाम चीज़ों को आया सामने रखा जाएगा? जो स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस GIT ने कलेक्ट किए थे उसी तरीके से इस फैसले पर अमल दरामद होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था? देखें, डिपेंड तो इसी चीज़ पे करता है कि कितनी नेक नियति से काम किया जाता है। कॉम्पिटेंस लेवल के इश्यूज तो हैं नहीं, लेकिन जो नियत है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे मेरा अपना पर्सनल ख्याल है कि जब तक वो मवाद न देखा जाए, जब तक रेफरेंस न देखा जाए, तो आदमी बात करनी तो मुश्किल है। ठीक। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड की जो आपने बात की, तो ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा मशकूक है और अल्लाह करे कि जो जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है एक बेहतर कारकर्दगी सामने आए, ताकि नैब जो है ये साबित कर दे कि वो किसी से मिली हुई नहीं है
लेकिन मुझे उम्मीद ज़रा कम नज़र आती है। ओके, आपको उम्मीद कम है और ट्रैक रिकॉर्ड को ही सामने रखते हुए आप ये बात कर रहे हैं। अब एक और चीज़, जिस तरीके से इसमें जो एवनफील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उनका जिक्र है कि उसके खिलाफ रेफरेंस, देन अजीज़िया स्टील मिल वाला और हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट वाला रेफरेंस भी, हुदैबिया पेपर मिल्स जो कि बड़ा अहम मामला है, और नाब के एक्टिंग प्रोसिक्यूटर जनरल ने खुद ये सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएंगे, अपील करेंगे और इसकी तहकीकात दोबारा से होंगी, लेकिन उस पर भी हमें कहीं पर अमल होता नज़र नहीं आ रहा। इस चीज़ को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि खुद ही जो मौक़िफ़ इख्तियार किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अदालत उज़्मा के अंदर, उससे पीछे हट गए? इसका देखिए, मैं आपको इनडायरेक्टली जवाब देता हूँ। जब एनआरओ का केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया तो खत सिर्फ लिखना था और मीनिंगफुल खत लिखना था, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत ने 2 प्राइम मिनिस्टर कुर्बान कर दिए और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भेंट चढ़ गए। तो यहाँ तो सिर्फ एक नैब का चेयरमैन है, और भी अगर इस तरह के लोग हैं तो ये अब उनका डिफाइनिंग टाइम है, मोमेंट है कि वो लोगों को बताएं कि वो किसी के साथ मिले हुए नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अभी तक तो अपील हो जानी चाहिए थी। ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो आप सबके सामने है, हमारे सामने है। तो ये किसी फंक्शनरी को कुर्बान करना, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भेंट चढ़ाना, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत में कोई इशू अब रहा नहीं। तो आपको लग रहा है कि इस मामले पे भी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला है वो इन पर लागू हो सकता है, और आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस साहिबान के सामने ये बात की गई और उस पर अमल नहीं हुआ? आप इसको इस तरह देखिए कि जितनी भी चीज़ें हुई हैं हुक्म अदूली की, या किसी ने अगर सुप्रीम कोर्ट का तमस्खुर उड़ाया हो तो उसको आज नहीं तो कल, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, उसको फिर अदालत का सामना करना पड़ा और फिर रुसवाई भी उठानी पड़ी, अनलेस एंड अनटिल उसने आगे बढ़ के नेक नियति से माफ़ी मांग ली हो तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दिल करके माफ़ भी कर दिया। लेकिन हुक्म अदूली में एक्चुअली माफ़ी का इशू नहीं होता। हुक्म अदूली में तो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस होती है। माफ़ी तो दरअसल जो तमस्खुर उड़ाया जाता है या टॉन्ट किया जाता है कोर्टों पे या बुरा भला कहा जाता है, उसके लिए ज़्यादा जर्मेन चीज़ है। असल चीज़ तो यहाँ पे हुक्म अदूली है नहीं है, और वो हुक्म अदूली करते रहे, लाख माफ़ियाँ मांग लें, लेकिन माफ़ी उसकी कबूल नहीं होती अनलेस एंड अनटिल कोर्ट का ऑर्डर मीनिंगफुली कंप्लाई हो। ठीक है, लास्टली बैरिस्टर साहब, ये जो मामले हैं, चाहे वो इसहाक डार साहब के हवाले से हों या साबिक वज़ीर आज़म के बच्चों के हवाले से हों, इस पर आपको लगता है कि उनके एसेट्स को फ्रीज़ करना, ECL पर नाम डालना वो बनता था? क्योंकि अगर हम देखें कि नाब के जो DG हैं लाहौर के और पिंडी के, उन्होंने ये रिकमेंडेशंस दी, उन्होंने ये तजावीज़ दी, लेकिन चेयरमैन नाब ने उनको मुस्तरद कर दिया। देखिए, मैं डार साहब की बात इसलिए नहीं करता कि मेरी उनसे दोस्ती रही है मैं, लेकिन बाकियों के लिए ये ज़रूर कहता हूँ कि जी बिल्कुल ये फिट केस है। फ्रीज का भी ऑर्डर होना चाहिए था, साथ साथ अरेस्ट के वारंट्स भी इशू होने चाहिए थे। उसके साथ साथ ECL को भी एक्टिवेट करना चाहिए था। ये देखिए तमाम चीज़ें, क्योंकि एग्जीक्यूटिव सारी की सारी एग्जीक्यूटिव फंक्शनरीज इन्हीं के पास हैं। अगर वो डे जोरे प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो डिफेक्टो तो हैं, तो ये सब होते हुए एग्जीक्यूटिव फंक्शनरी कभी भी कंप्लायंस नहीं करेगी। मेरी टेक तो ये है, बाकी अल्लाह की ज़ात हिदायत दे सबको। सही, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर फ़रूक नसीम साहब हमसे बात कर रहे थे। इमरान इस्माइल साहब, अल्लाह की तरफ से हिदायत का ही इंतज़ार किया जाए, या फिर वाकई आपको लगता है जो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि ECL पे नाम भी आ सकता था, अरेस्ट वारंट्स तक भी इशू हो सकते थे, और इन्होंने हवाला दिया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट शायद अब मसला रह नहीं गया है, हुक्म अदूली करते हैं और फिर वो भीड़ चढ़ने को तैयार होते हैं, तौहीन अदालत के मुर्तकब होने में उनको कोई मसला नहीं होता। यहाँ पे भी लग रहा है कि नाब के फंक्शनरीज जो हैं वो यही चाह रहे हैं। देखिए, एक्चुअली पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ख़ास तौर से नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में इदारों के साथ जो जबर और ज़्यादती की गई, वो उसकी मिसाल आपको मिलेगी नहीं। यानी मुझे कोई आप एक इदारा बता दें, अलावा 2 इदारों को छोड़ दें, एक जुडिशरी है हमारी, एक हमारी पाक अफवाज है, ये 2 इदारे रह गए। बाकी आप मुझे कोई तीसरे इदारे का जो आपके जहन में आता हो, आप टाइम ले लें, मुझे सोच के बता दें कौन सा इदारा बाकी है। हमारे इदारों में PIA, रेलवे, पाकिस्तान स्टील, एजुकेशन बोर्ड, हेल्थ डिपार्टमेंट, कोई इदारा मुझे बता दें। सब के ऊपर इन्होंने एडहॉक बेसिस पे तकरीरें की, अपने अपने चाहने वाले जानने वाले लोगों को बिठाया,
चाहे बदनीयती ना हो, चाहे उसके अंदर ये पैसा खाने का आंसर ना हो, लेकिन इसके अंदर ये कंट्रोल का एलिमेंट जरूर शामिल रहता है हर वक्त कि जी इनको कंट्रोल चाहिए हर चीज़ का, क्योंकि कमज़ोर लोग हैं जो चोरी करते हैं ना, वो कमज़ोर लोग होते हैं, अंदर से डरे हुए होते हैं, खौफजदा होते हैं, हर चीज़ से उनको डर लगता है, कहीं हमारी ये फाइल ना खुल जाए, कहीं वो फाइल ना खुल जाए, कहीं परचेज के डॉक्यूमेंट्स बाहर ना आ जाएं, सेल के डॉक्यूमेंट बाहर ना आ जाएं। और ये इसाक डार जो इनके ख़ास मुंशी हैं, जो इनके मनी हैंडलिंग करते हैं, जो पैसे की हैंडलिंग सारी ज़िंदगी जिन्होंने की, वो इनके ख़ास आदमी हैं। और ये चाहे इसाक डार बैरिस्टर साहब के दोस्त हों या वो मेरे दोस्त हों या किसी के भी दोस्त हों, अगर हम इंसाफ पर बात कर रहे हैं तो इंसाफ का तो तकाजा यह है कि हर एक को एक ही तराजू में तोला जाए। अगर इसाक डार साहब के ऊपर मामलात हैं, इसाक डार साहब के ऊपर चोरियां साबित हो रही हैं, इसाक डार साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगे, इन्वेस्टिगेशन एक आम पाकिस्तानी की तरह इनकी होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जी ये मेरे दोस्त हैं तो इनको छोड़ दें, वो आपके दोस्त हैं तो लिहाजा उनको छोड़ दें, ये नहीं हो सकता। चाहिए। मुझे एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे वो मेहरीन साहबा की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि बैरिस्टर साहब ने थोड़ा हवाला भी दिया था पीपल्स पार्टी का कि ख़त लिखने के मामले पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भेंट तो चढ़ा दिए दो वज़राए आज़म, तो क्या यही मामला नैब भी करने जा रहा है? और जैसे मैंने पहले कहा था कि हम डीजी नैब बलूचिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे, उनके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आए हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं, और उस मामले में क्योंकि और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं कि जनाब इनको भी इस वजह से नहीं पूछा जा सकता या इनसे अकाउंटेबिलिटी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जो पहला सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जीआईटी मेंबरान के हवाले से इनके टेन्योर को प्रोटेक्शन मिल चुकी है। ये भी बड़ा अहम मामला, इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मेहरीन साहिबा, मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, जो जस्टिस दोस्त मोहम्मद ने रिमार्क्स दिए हैं इरफान मंगी साहब के हवाले से कि जनाब उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी और आज वो हीरो बन गए हैं, पैनमा केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिमार्क्स आए हैं या फिर जो प्रोटेक्शन दे दी गई है उनके टेन्योर को, वो कहते हैं कि अब उन पर हाथ नहीं डाल सकते, इस पर आप क्या कहेंगी? सादिया, ये कुछ बातें बड़ी अफसोस से कहनी पड़ती हैं कि वो नहीं होनी चाहिए मगर वो होती हैं। कुछ सिस्टम में लकूनाज हैं, कुछ मैं समझती हूँ कि माशरती कोई निज़ाम आ गया है कि जिस चीज़ को बहुत बुरा समझना चाहिए उसको बिल्कुल लाइटली लिया जाता है। जिस तरह भी फ़ारूक साहब ने कहा कि अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई है, जो ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जो कमेंट्स आए हैं और मैं समझती हूँ इसको वेटेज देनी चाहिए। इंस्टीट्यूशंस कभी ठीक नहीं हो सकते, मैंने पहले भी कहा था, अगर उसमें बैठे हुए अफराद जिनको चुना जाता है, इसलिए चुना जाता है कि वैराइटीज़ हैं, वो ठीक हैं, और अगर वो नहीं भी हैं तो उनको हो जाना चाहिए सिर्फ पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के मैं समझती हूँ कि जिस तरह इस मुल्क को बनाया गया और जितनी कुर्बानियाँ दी गई, तो मैं समझती हूँ कि कौम बल्कि समझती है ये कि अब इदारों के जो इस वक्त सरबराहान हैं उन पे ही जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इदारे को किस तरफ लेके जाते हैं या अकॉर्डिंग टू बुक्स चलते हैं। देखिए कि आप हमारे दौर में कि जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, मैं समझती हूँ कि सीखना चाहिए कि उन्होंने वो स्टेप डाउन कर गए, हालांकि बिल्कुल कानूनी और आइनी तौर पे जिस तरह केस को ले जाया गया और जिस तरह उस नहज पे ला के मैं समझती हूँ एक प्राइम मिनिस्टर को एक्स्ट कर दिया, उनको कुल्हाड़ी मार के काट दिया गया, तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है। तो जिस तरह आपने कहा कि कमेंट्स जो आए हैं उसको वेटेज देना चाहिए और उसके बारे में क्या कहा जा सकता है या कानूनी क्या पहलू लिया जा सकता है उसको भी देखना चाहिए। मगर अफसोस से मैं फिर ये कहूँगी कि इदारों के सरबराहान, देखिए अभी हमारे एक भाई ने कहा कि दो इदारे बच गए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो भी बचे रहे इदारे, क्योंकि माजी के अंदर डिक्टेटर्स आए और फिर हमने कोशिश ये की कि हम डिक्टेटर्स को वो फौज से अलग करें। आज मैं ये बिल्कुल क्लियरली कह देना चाहती हूँ
कि हर इदारा कुछ ना कुछ दाग अपने ऊपर लेके बैठा हुआ है। कि जुडिशरी देखें तो इफ्तिखार चौधरी साहब जो आज ही पीसीओ के जज रिटायर हुए हैं, गो के हमने साथ दिया, वो गलत किया ठीक किया, हमने तो जुडिशरी की बहाली के लिए, किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं किया था। तो आज इदारों को पाकिस्तान के आइन के और अकॉर्डिंग टू बुक्स ऑफ रूल्स चलना चाहिए। मैं किसी नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना चाहती, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि खुदारा अब संभल जाएं, हो सकता है हमें वक्त ना मिले। बिल्कुल ठीक है। और जो आपने कहा कि हर इदारे पर कुछ ना कुछ दाग लगे हैं ब्रिगेडियर साहब, और अगर वाकई में वो इदारे खुद अपने पर लगे दाग धोने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली इनसे उन्हीं इदारों की इज्जत ज़्यादा भी बनती है। लेकिन इस केस के अंदर आया वाकई में ये दाग जो नैब पर लगा है या जिस अंदाज में तनकीद उस पर हो रही है वो पूरी होती है या नहीं होती? नैब जो है वो दाग धोने में कामयाब होता है नहीं होता, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन क्विकली ये भी मुझे बताएं कि वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स थे जो GIT मेंबरान के हवाले से थे, आला सीनियर जजेस के थे, और यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान इरफान मंगी साहब के हवाले से ये कह रहे हैं और उनकी जो कारकर्दगी है उस पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि अब उन पर हाथ ही नहीं डाल सकते, वो हीरो बन गए। नहीं, आपकी बात सही है कि जस्टिस काजी फायद इसा साहब ने ये इस तरह के ये रिमार्क्स दिए हैं, लेकिन मंगी साहब ने देखें इसमें तो कोई शक नहीं है, एज ए GIT मेंबर उनका काम बड़ा आउटस्टैंडिंग रहा है डिस्पाइट ऑल द प्रेशर। एक तो ये, दूसरा ये कि एज DG नैब बलूचिस्तान ये जो जिस फूड मिनिस्टर वाला केस है इसमें क्या लैप्सेस हुए वो एक अलग बात है। लेकिन आप देखें मुश्ताक रईसानी साहब का केस जहाँ पे 75 करोड़ रुपए रिकवर किए, उनकी तमाम जो हु इज़ अ ग्रेट 20 ऑफिसर, उनके तमाम एसेट्स को फ्रीज किया गया, उनको रिकवर किया गया, अटैच किया गया अपना पूरे पाकिस्तान में। तो कुछ अच्छे काम भी उन्होंने किए DG नैब बलूचिस्तान में। और मैं ये समझता हूँ कि ये इनिशियली तो ये भी कहा गया था कि मंगी साहब जो हैं वो ये ड्राफ्ट रेफरेंसेस जो बनेंगे, क्योंकि वो GIT में नैब के रेप रहे हैं, तो वो वहाँ पे उन रेफरेंसेस को कि ड्राफ्ट रेफरेंसेस को फाइनलाइज करने में कि दे आर एग्जैक्टली एज पर दी GIT रिपोर्ट वो देखेंगे, लेकिन वो चीज़ हमने सामने नहीं देखी। मैं आज एक इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ जो अभी यहाँ पे पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की गई। देखिए हमारे मोहतरम आसिफ जरदारी साहब जो हैं उनके जितने केसेस थे जब वो प्रेसिडेंसी से बाहर आए हैं, ये 4 या 5 केसेस, वो तमाम पिछले 4 साल में वो उन केसेस में एक्विट हुए हैं, ऑनरेबली एक्विट हुए हैं बाय द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट। ऑनरेबली मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूँ, और ये इसी चेयरमैन नैब साहब के टेन्योर में हुए हैं। ये बात जो नैब की ट्रेडिशन की बात हो रही, जो फरूख साहब ने बात की है, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं कि पिछले चंद सालों में हमने देखा है NRO को तो हम कंडेम करते हैं जो जनरल मुशर्रफ का नहीं होना चाहिए था, लेकिन नैब के चेयरमैन जब आप लगाएंगे, जब आप नाअहल लोग जिनका मेरिट नहीं बनता उनको आप चेयरमैन नैब लगाएंगे, मुकमुका बिटवीन द लीडर ऑफ द हाउस एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यही होगा आपके सामने। मैं बात ये कहना चाहता हूं कि हमें डर इस बात का है, मुझे ये बात करने दे, मुझे ये कंक्लूड करने दे, हमें डर इस बात। तो मुझे बता दें फिर इसका मतलब है कि इमरान खान सही कहते हैं कि इन्होंने उस वक्त नहीं रियलाइज किया ये पीपल्स पार्टी अगर आज चेयरमैन नैब पर तनकीद भाई ये तो चेयरमैन नैब जब आए थे, इमरान खान साहब वो जो कहते हैं कि जी सादिया साहबा ये 2 मिनट मुझे दे दें, जब ये चेयरमैन नैब आए थे आपको याद हो, ही वाज अंडर इन्वेस्टिगेशन, इनको एक क्विक इन्वेस्टिगेशन में डाला गया नैब में और इनको क्लियर कराया गया, देन ही टुक ओवर एज चेयरमैन नैब। एक तो ये बात, मुझे हमें डर ये है कि मान लेते चले ये रेफरेंसेस फिर भी ठीक बनाए गए हैं, लेकिन जो पुअर प्रोसिक्यूशन जो चेयरमैन ये नैब में आई है पिछले चंद सालों में, हमें डर ये है कि एक पुअर प्रोसिक्यूशन, वीक प्रोसिक्यूशन से ये आप देखेंगे कि इन रेफरेंसेस का वो हशर ना हो जो कि आसिफ जरदारी साहब के रेफरेंसेस के साथ इस नैब ने किया है, और सब जानते हैं कि कैसे एक वीक प्रोसिक्यूशन से वो रेफरेंसेस जो है जो हमने जो लीगल ओपिनियन आया है बैरिस्टर साहब का, बैरिस्टर फरूख नसीम साहब से बात कर रहे थे और फिर उन्होंने अपनी पर्सनल ओपिनियन भी दी नैब के ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखते हुए। वो ये कहते हैं कि होना तो डेफिनेटली वही चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकामात दिए हैं, लेकिन आया ये होता है या नहीं होता उस पर उनको शक ज़रूर है। ये रेफरेंसेस कितने तगड़े होते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस इसमें शामिल किए जाते हैं, उनको लगता है कि जनाब उस हवाले से ये इबाम जो है वो शक जो है वो मौजूद है। आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया डियर फारूक हमीद साहब, मेहरीन अनवर राजा साहिबा और इमरान इस्माइल साहब आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।